नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। लखनऊ नगर निगम की टीम ने गृह कर वसूली को तेज करने के लिए सभी जोनों में विशेष अभियान चलाया है। हाउस टैक्स को लेकर लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं और बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसते हुए कई इमारतों को सील किया गया है। नगर निगम के सीटीओ अशोक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 3 लाख से अधिक मकानों का गृह कर जमा हो चुका है। जोन 8 में सबसे अधिक वसूली दर्ज की गई है। गृह कर वसूली को बढ़ावा देने के लिए सभी जोनों में विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने सीटीओ अशोक सिंह से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अभियान की प्रगति और आगे की योजना पर प्रकाश डाला है। हाउस टैक्स को लेकर लगातार नगर निगम बैठकें कर रहा है। सीटीओ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं सभी जोनों को, क्योंकि कई ऐसे जोन हैं जहां पर टैक्सेस कम आ रहे हैं। इसी को लेकर लगातार सभी आरआईओ को आदेश भी दिया जा रहा है कि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीटीओ सर, लगातार जिस तरीके से आप लोग टैक्स को लेकर बैठक कर रहे हैं, अभी तक कितनी वसूली हो गई, कितने बकायेदारों की बिल्डिंग सील हुई हैं, अभी कितने पर शिकंजा कसना बाकी है? हमारे नगर निगम अभिलेखों में कुल मिलाकर के 6,78,000 मकान हैं, जिसमें से 3,74,000 मकानों का टैक्स जो है कल तक आ चुका है, क्योंकि हम लोग जो है पर डे डेटा रखते हैं। और शेष जो बचे हुए हैं उसमें हम लोग जो बड़े बकायेदार थे उनका 1,700 की लिस्ट निकाली थी, जिसमें 1,300 की सीलिंग की गई थी और जो शेष बैलेंस है वो बिना सीलिंग के ही आप लोगों के समाचार पत्र में प्रकाशन के कारण, मीडिया में के प्रभाव के कारण उन लोगों ने जमा कर दिया। अब इसी तरह से हम कल से भी अब प्रतिदिन प्रेस नोट डाल रहे हैं और आप लोगों से सहयोग चाहेंगे कि आप लोगों के प्रभाव के कारण लोग उत्पीड़न न करना पड़े, लोग जागरूक होकर के स्वयं टैक्स जमा कर दें। ये इसमें हमारे जोन 8 ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि वो पिछले साल से 36 करोड़ आगे है। सारे जोन मिलाकर के मेरे 75 करोड़ आगे हैं, लेकिन अकेले 36 करोड़ जोन 8 आगे है। सर, कई ऐसे जोन हैं, कई ऐसे एरिया जहां पर हाउस टैक्स पहले नहीं आता था, उनको लेकर क्या कोई निर्णय लिया गया क्या? नए, क्योंकि बहुत ऐसे पुराने एरिया है जहां पर टैक्स नगर निगम नहीं ले पा रहा था, तो उसको लेकर क्या आप लोग ने कोई निर्णय लिया है? वहां से कोई वसूली आ रही है? हमारा जो है जोन 6 एरिया और जोन 2 एरिया में यहाँ से टैक्स कम आते थे। यहाँ तक कि आज से 7-8 साल पहले 8 से 10% के बीच में रहता था। वहाँ पर स्पेशली अभियान चला करके जनता को सुविधा देते हुए कैंप वहाँ लगाए जा रहे हैं, माइक से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर में व्यवस्था कर दी गई है कि सारे भवनों के नोटिस ऑफ डिमांड एक ही बार जनरेट हो जाए, लिपिकों से बनवाने की ज़रूरत न पड़े। बनवाने में महीनों लग जाते थे, तो उस नोटिस को जो है उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ पर कैंप लग रहे हैं। और जहाँ वहाँ वसूली 3 लाख 4 लाख पर डे रहती थी, वहाँ पर 9 से 12 लाख पर डे आ रही है। तो असर पड़ा है जोन 2 और जोन 6 में कि वहाँ भवनों की संख्या का कवरेज इसमें 30% से ऊपर पहुँच गया है। सर, अभी तक किस जोन में सबसे कम टैक्स आया है, उस वहाँ पर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्योंकि कई ऐसी एरिया होते हैं जहाँ पर टैक्स लोग नहीं देते, जब जाते हैं आपके इंस्पेक्टर तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उनको लेकर क्या कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं आप? जोन 2 में अब तक इस साल पिछले साल के तुलनात्मक मात्र 2.5 करोड़ की वृद्धि है, जबकि अन्य जोनों में इससे ज़्यादा वृद्धि है। ये तो जोन 2 कम्पैक्ट है, छोटा जोन है, फिर भी वहाँ के जोनल अधिकारी ने अपना कार्य करके 22 करोड़ कर की वृद्धि की है और उसकी वसूली शुरू की है। तो जो अभी 1.5 करोड़ तक वृद्धि थी, अब 2.5 करोड़ तक पहुंच गई है। उम्मीद है आने वाले दिनों में, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे समुदाय हैं जो टैक्स नहीं पेड कर पा रहे हैं, गरीब भी हैं, तो वो अपना कैंप लगाने से, सुविधा देने से पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट, पार्ट पेमेंट की सुविधा भी दे दी गई है कि 1-1 महीने का जमा कर पाएँ। तो जमा करना शुरू कर दिए हैं, तो इससे मुझे मार्च तक लाभ मिलेगा। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीटीओ। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो टैक्स है वो जो पार्ट पेमेंट में भी जमा कर सकते हैं, और कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पुराने लोग टैक्स नहीं देते उनको लेकर भी लगातार सभी आरआईओ को निरीक्षण वो आदेश दिया गया है कि उनसे भी टैक्स लिया जाए। किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़े तो उनसे संपर्क किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।
मुरादाबाद मंडल ने नकली नोटों की सप्लाई करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गैंग का सरगना नकली नोट बनाने का तरीका एक वेब सीरीज देखकर सीखकर इस अवैध धंधे में लिप्त हो गया था। मझौला पुलिस की कार्रवाई में 2,75,000 रुपए की नकली नकदी और नोट बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सभी सामग्रियां बरामद की गई हैं। यह गैंग मुरादाबाद मंडल के विभिन्न जनपदों में नकली नोटों की सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद खुलासा किया है कि सरगना ने वेब सीरीज से प्रेरणा लेकर यह फॉर्मूला अपनाया और नकली नोटों का निर्माण शुरू कर दिया। पुलिस की इस सफलता को क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ मझौला की टीम ने आज एक नकली नोट बनाने वाले और उसको यूज़ करने वाले गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। इनफैक्ट हमारे पास सटीक सूचना थी कि जयंतीपुर क्षेत्र जो हमारे थाना मझौला का एरिया है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे नकली नोट बनाए जा रहे हैं और उसको यहाँ आसपास के जनपदों में, आसपास के मार्केट्स में उसकी खपत की जा रही है। इस पे इन लोगों ने दबिश दे करके आज गिरफ़्तार किया है, जिसमें जो मुख्य है वो उसका नाम आदिल है और आदिल पिछले लगभग 1 साल से इस धंधे में लिप्त है। उसने ये बताया कि एक वेब सीरीज है फर्जी, उस फर्जी वेब सीरीज़ को देख कर वो इंस्पायर हुआ और उसके बाद से उसने ये काम शुरू किया। इनफैक्ट उसका किसी के ऊपर कुछ बकाया पैसा था पहले, उसने उस बकाया पैसे के बदले उसने एक प्रिंटर लिया और प्रिंटर को यूज़ करना शुरू किया। फर्जी में जिस तरीके से फर्जी तरीके से बहुत सारे कारनामे होते हैं, उसमें नकली नोट बनाने का भी की जो विधि है उसको उसने फॉलो किया और फॉलो करने के बाद वो एक पेपर आता है, स्पेशल पेपर आता है जो ड्राइंग में यूज़ होता है, वो येलो पेज होता है, A4 साइज़ का लिया और एक पेज पे उसने कम से कम 15 नोट बनाने का शुरू किया। उसने बेसिकली सारे जो नोट्स बनाए पहले स्टार्टिंग लेवल में, स्टार्टिंग इनिशियल फेज में, वो जो कम डिनोमिनेशन के थे, यानी 50 रुपये 100 रुपये के नोट बनाए। बाद में उसने 500 रुपये तक ही नोट बनाए। उसने यहाँ पे आसपास में जो जनपद हैं, रामपुर या आसपास में जितने सारे इधर संभल, इन सभी जगहों पर जा कर के मार्केट्स में दुकान से कुछ परचेज़ करता था और उसके बाद उसका बाकी का पैसा उसमें वापस लेता था। जैसे 100 रुपये का उसने कोई माल कोई अगर उसको चलाना है तो 10 रुपये का माल ख़रीदा, उसके बाद 90 रुपये उसने ओरिजिनल लिए और 100 रुपये उसके नकली दे दिए। तो इस प्रकार इसने अपना काम किया। इसके पोजीशन से इसके साथ 2 और भी लोग गिरफ्तार हुए हैं और पोजीशन से 2,75,000 लगभग रुपये जो नकली हैं वो बरामद हुए हैं। और उसके साथ बहुत सारे जो प्रिंट करने के इक्विपमेंट्स थे, प्रिंटर्स था, बाकी अन्य जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, मोबाइल्स, कुछ पैसे, कुछ प्रिंटेड पेजेस, ये सभी चीज़ हम लोगों ने वहाँ से बरामद किया है और उसको इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। तो क्या सर इसमें कोर्ट में भी कोई इनके खिलाफ? देखिए, अभी तक जो छानबीन हुई है उससे ऐसा लगता है कि इन लोगों का कोई पूर्व इतिहास नहीं है, लेकिन अभी हम लोग इसमें लगे हुए हैं, आसपास की जगहों से छानबीन कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने संविधान में कई संशोधन किए जिससे अंबेडकर की आत्मा को कष्ट पहुंचा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार कर उन्हें हराने की साजिश रची गई थी और निषाद समुदाय को SC कैटेगरी से हटाकर उनके विकास को रोका गया है। के ऊपर आरोप है, 2 सांसदों पर हमला किया गया, चोट लगी है भाजपा के, क्या कहेंगे? ये तो जांच का विषय है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखने पर चोट लगी है, अस्पतालों में भर्ती है, उचित नहीं है। और आज के दिन में कांग्रेस को अंबेडकर का नाम लेने का हक नहीं है। अंबेडकर की क्योंकि संविधान में इतने ज्यादा संशोधन कर रखा है जो उनकी आत्मा को, जब जिंदा थे अंबेडकर तो उनके खिलाफ, उनके सेवक को ही कचोल करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया था, प्रचार करके उनको हराया था। डॉक्टर जोगेंद्र मंडल निषाद जो प्रधानमंत्री थे कृषक पार्टी के वेस्ट बंगाल में, खुलना तो 6 महीने का समझौता था कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग से, तब जाके वहां से उन्होंने 5 महीने पहले, 6 महीने थे, 5 महीने
के बाद 1 महीने पहले इस्तीफा देके निषाद जोगेंद्र मंडल ने जितवाकर वेस्ट बंगाल से भेजा था, तब संविधान बना था। देश कांग्रेस ने ये कहा था कि अम्बेडकर के लिए खिड़की और दरवाजे बंद कर दो, आज उससे नाम लेने का हक नहीं है। और उसका नतीजा है कि पूरे देश के निषादों को कांग्रेस ने आज एससी में मिली हुई कैटेगरी को पूरे देश में उनको मर्दन किया, उनको कहीं बढ़ने नहीं दिया और इस तरीके का काम। के सांसद जियाउर बार इतनी बड़ी चोरी बिजली का आरोप लगा है, प्रशासन अपना काम करेगा, जो जैसा करेगा वैसा करेगा। सर्वे का विरोध कर रहे हैं लगातार। वो तो एक्चुअल में ऐसे ही लोग हैं, वो तो तुष्टीकरण नीति पर अपनाते हैं। आज के दिन में जनता जाग गई है, अब मुसलमान भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि अनाज हम दे रहे हैं, इलाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, जब हमारे पीछे संभाल रहे हैं। मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोहन सरकार के 1 साल पूरे होने पर भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने परिवहन विभाग में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस इस मामले में सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग करेगी और इसे हाई कोर्ट में ले जाएगी। पटवारी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में परिवहन विभाग के जरिए 15,000 से 18,000 करोड़ रुपए का काला धन जुटाया गया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को 6-6 करोड़ रुपए इसी धन से दिए। उन्होंने भाजपा के पुराने परिवहन मंत्रियों पर भी लूट और आपसी झगड़े के आरोप लगाए। कांग्रेस ने परिवहन विभाग के 20 साल के कार्यकाल की जांच की मांग की है। सरकार नहीं, ये सरकार मोहन यादव जी की भी सरकार नहीं है, ये सरकार माफियाओं की सरकार है। तो संभवतः ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ बोलने के लिए बोला जाता है, पर सच्चाई है, ये सरकार माफियाओं की सरकार है। पहले जब हम कहते थे कि ये मुख्यमंत्री पर्ची के मुख्यमंत्री हैं और ये सरकार भी पर्ची की है, चुनाव में इनको वोट तो मिला नहीं, इनके नाम पे भी नहीं मिला वोट। तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उन्होंने अपनी झूठी सच्ची योजनाएं गुमराह किया प्रदेश को और वोट लिए। मोहन यादव जी को तो पर्ची से मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब मैं एक नई बात कह रहा हूं, ये पर्ची बहुत महंगी हो गई। ये पर्ची जिससे मुख्यमंत्री बना, ये बहुत महंगी हो गई। अब आप देखो कि कर्ज, क्राइम और करप्शन, हम बार बार कह रहे थे सरकार कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार, ये कर्ज, क्राइम, करप्शन और कमीशन की सरकार, कमीशन की सरकार। अभी कर्ज लेते हैं, जैसा कि कई बार इस पर अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने और हमने विधानसभा में भी इतना बड़ा एजिटेशन किया, उसमें भी मध्य प्रदेश कर्जदार प्रदेश हो गया है और प्रति व्यक्ति 50,000 रुपया कर्ज हो गया, जो पैदा होता है वो भी और जो मरता है उसके ऊपर भी। इस कर्ज का करते क्या है, तो उसके भी हमने कई बार बता चुके हैं कि फिजूल खर्ची करते, अय्याशी करते हैं, राजनीतिक अय्याशी, जिसमें विज्ञापन दिए जाते हैं, पब्लिसिटी की जाती है, हवाई जहाज का किराया दिया जाता है, हेलीकॉप्टर 9-10 लाख रुपए रोज के हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। जैसा कि मुकेश नायक जी ने कहा कि 1 साल पूरा मोहन यादव जी का सवाल ये है कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, हमारा आरोप तो है ही अपनी जगह, एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि पहले 4 राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे करप्ट राज्य है, सबसे भ्रष्ट राज्य है, पहले 4 राज्यों। फिर एनसीआरबी दूसरा भी कहती कि जमीनों के मामलों में सबसे ज्यादा घपले और घोटाले। भैया शांति पकड़ नहीं, ये सब बात अपनी जगह है, पर अभी आप लोगों ने जो कहानी बताई कि 50 करोड़ रुपए का लगभग सोना और 25-30 करोड़ रुपए कैश, 100 करोड़ रुपए पिछले हफ्ते पूरे सारी आईटी की रेड, ईडी की रेड और अपनी ये अभी लोकायुक्त की रेड, इसमें 100 करोड़ रुपए के आसपास पकड़े गए। मोटे तौर पे कहानी करप्शन की है। मतलब मध्य प्रदेश के सेंट्रिक देखें तो मध्य प्रदेश कितना करप्ट है, इससे ये एहसास होता है। मेरा आप सबसे आग्रह है, ये
समझ लो कि समुद्र में सबसे छोटी मछली नहीं बोलूँगा इसको, सबसे छोटा कीड़ा है। करप्शन के समुद्र का सबसे छोटा कीड़ा। हमें पिछले 8 दिन की खबरें क्या है, लाओ जरा अखबार दो, अखबार लाओ। अखबार में है ये खबरें, क्या है? यक्ष प्रश्न, 52 किलो सोना, 11 करोड़ केस कहां से आया, किसने कमाया? ये फ्रंट आप ही लोगों का अखबार है, ये छोड़ दो। फिर ये आया भ्रष्टाचार की महिमा, महारिकॉर्ड, महारिकॉर्ड मतलब मध्य प्रदेश के लिए महारिकॉर्ड, महारिकॉर्ड लोकायुक्त को बचाने। लखनऊ में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन गृह मंत्री अमित शाह के बयान को कांग्रेस द्वारा एडिट कर जनता में भ्रम फैलाने के विरोध में किया गया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने आरोप लगाया कि 19 दिसंबर 2024 को लोकसभा में विपक्ष ने भाजपा सांसदों पर हमला किया, जिसमें कुछ सांसद घायल हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जिससे गलत संदेश गया है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर हैं, हम उनसे बात करेंगे। वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है, उनसे बात करते हैं। आज आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? आज का ये जो धरना है, ये मोहनलालगंज के विधायक अमरीश जी, मोहान के विधायक ब्रजेश जी और तमाम पार्टी के बीजेपी के कार्यकर्तागण, सोशल वर्कर, अम्बेडकरवादी लोग, बौद्धिस्ट लोग, कबीरपंथी लोग, सोशल वर्कर लोग आज यहाँ पर जो कुछ शिक्षक हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ जनता के हित का काम करने वाले लोग यहाँ पर ये धरना इसलिए कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जो गुणगान अमित शाह जी के द्वारा जो राज्यसभा में करके उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके एडिट करके जो कांग्रेस और केजरीवाल और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से भ्रम पैदा करने का काम कर रही है, उनके खिलाफ यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाएगा कि कांग्रेस माफ़ी मांगे, विपक्ष माफ़ी मांगे, अमित शाह जी से मांगे, सरकार से माफ़ी मांगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आत्मा से भी ये माफ़ी मांगे जो उनको दुखी करने का काम विपक्ष की पार्टी कर रही है। विपक्ष केवल जो है डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेता है, डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को नहीं मानता। डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के से लाखों कदम दूर विपक्ष आज डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा को दुखी करने का काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पर हम लोग धरने पर बैठे हैं कि विपक्ष माफ़ी मांगे और महामहिम राष्ट्रपति जी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, मायावती जी को 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया अंबेडकर जी के मिशन को पूरा करने के लिए, लेकिन अंबेडकर जी के मिशन को पूरा करने के लिए मायावती जी ने कोई काम नहीं किया। ना आवास दिए, ना शौचालय दिए, ना लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया। सब परेशान थे। उस अंबेडकर जी के मिशन को पूरा करने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। आवास देकर, गरीबों को राशन दे करके, गरीबों का इलाज मुफ्त में करके, सारी सुविधाएं दे करके मोदी जी की सरकार पूरा करने का काम कर रही है। इसलिए मायावती जी हों चाहे अन्य हों, जो लोग भी धरना प्रदर्शन, जो लोग भी हंगामा कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, ये नंगा नाच नाच रहे हैं। ये अंबेडकर जी को नहीं मानते हैं, ना अंबेडकर जी के मिशन को मानते हैं, केवल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए काम कर रही है और इसीलिए आज हम लोग धरना देकर के पूरे देश की जनता को बताना चाहते हैं विपक्ष एक विदेशी साजिश के तहत मोदी जी की सरकार को के खिलाफ एक षड्यंत्र करने का जो काम कर रहा है, इससे देश की जनता होशियार रहे, हमारे अंबेडकरवादी भाई होशियार रहें, बौद्धिस्ट भाई होशियार रहें, कबीरपंथी भाई होशियार रहें और जो भी डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करना चाहते हैं, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, वो सब लोग विपक्ष से होशियार रहें। विपक्ष इस समय विदेशी लोगों के साजिश का
एक हथकंडा बना हुआ है जिसके तहत गलत तरीके से प्रचार करने का विपक्ष काम कर रहा है। ये कौशल किशोर थे, जिनका साफ कहना है कि जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो लगातार जो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बयान दिया गया उसको तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है और भ्रम पैदा कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद आबिद, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के कुंदर की उम्मीदवार पर संभल हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और समाजवादी पार्टी नेता नवाब इकबाल मोहम्मद की आलोचना करते हुए दावा किया कि कुंदरकी में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। सपा सांसद रुचि वीरा के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंह ने कहा कि वह मुरादाबाद की राजनीति से कटी हुई हैं और केवल पार्टी के बयानों पर ही निर्भर हैं। जिस दिन नवाब इकबाल महमूद साहब ने अपना बयान दिया, उस दिन मैं भी विधानसभा में बैठा हुआ था और पहला दिन था विधानसभा का, तो मैंने भी वो बयान सुना। लेकिन चूंकि मेरा तो पहले ही दिन था सदन में जाने का, मुझसे वरिष्ठ लोग में बैठे हुए थे, तो मैंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। एक विपक्ष के जनसत्ता दल के नेता हैं राजा भैया, उन्होंने जो है बयान दिया, वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल नहीं है। उन्हें भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि जहाँ 35% 30% मुस्लिम हैं और वहाँ 70% 65% हिंदू हैं, वहाँ से भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि मुस्लिम चुनाव जीतता आया। हमारे यहाँ अगर आज से 35-40 साल पहले चले जाओ तो देहात, मुरादाबाद देहात जो विधानसभा है उसमें 70% हिंदू हुआ करते थे और रियासत हुसैन साहब वहाँ 30% से भी कम मुस्लिम थे, तब भी वो 4 चुनाव जीते। उसके बाद रिजवान उल हक साहब भी कम मुस्लिम होने पर और ज़्यादा हिंदू होने पर वो चुनाव जीते। और उसके बाद कुंदरकी में भी हाजी अकबर मंत्री रहे हैं बसपा में, वो 5 चुनाव जीते। उस समय भी जो है हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी और मुस्लिमों की कम थी। तो उन्होंने ये बयान दिया कि भाई जहाँ कम हिंदू हैं और ज़्यादा मुस्लिम हैं, वहाँ अगर हिंदू जीत जाता है तो आपको इतनी आपत्ति क्या है। जहाँ कम मुस्लिम है और हिंदू ज़्यादा है वहाँ जीत रहा है, तो इसका मतलब वहाँ भी गलत हो रहा है। और खुद नवाब इकबाल महमूद अपने बयान में फंसे 15 से 20 हज़ार हिंदुओं के वोट संभल के उन्हें मिलते हैं। अगर वो वोट उन्हें ना मिले और कोई हिंदू नेता इतना एक्टिव हो जाए कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग जो उनके खिलाफ रहते हैं, जो उन दोनों परिवारों में लड़ाई का मुद्दा है, दीपा सराय में अकेले ही 35,000 वोट हैं, अगर उनमें से कुछ वोटों को प्रभावित कर ले तो हर बार हिंदू जीत जाएगा। वहाँ हिंदुओं को रोक ले, नवाब इकबाल महमूद पे ना जाए और बाकी जो है मुस्लिमों को थोड़ा सहयोग ले ले, तो वहाँ भी संभल में भी हिंदू जीत जाएगा। वो तो हिंदुओं के वोट पे जीतते हुए आए हैं अभी तक। तो उन्होंने ये घटिया बयानबाजी वहाँ की, इससे उनकी नीयत का साफ पता चल जाता है कि वो किस विचारधारा और मानसिकता के हैं। ऐसे ही लोग समाज में हिंदू मुस्लिम की भावना फैलाने का और भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। रुचि वीरा जी हमारी सांसद बनी है मुरादाबाद की, उन्हें जो बता दिया समाजवादी के लोगों ने, उन्होंने उस पर बयान दे दिया। उनका अपना स्टडी अध्ययन बिल्कुल भी नहीं है और वो संभल में इन 2 परिवारों के बारे में भी ज़्यादा जानते नहीं है। वो यहाँ से 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर राजनीति करती हैं, तो उन्हें यहाँ ज़्यादा सामाजिक ज्ञान, ज्योग्राफी का भी नहीं है, भौगोलिक स्थिति भी नहीं समझती हैं और सामाजिक ज्ञान भी नहीं है। वो सोचती हैं सपा के सब लोग एक हैं, सपा के लोगों में जितनी काट मार है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम है, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये संभल में इतनी बड़ी घटना हुई है। और जो संभल में जिसने दावा किया है वो दावा, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी हिंदू संगठन नहीं है। उसके पीछे सपा का प्रत्याशी जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, उसके पीछे वो है। क्योंकि दावा दाखिल करने वाला जो व्यक्ति है वो भले ही संत है हम, लेकिन वो हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनके बड़े भाई से सपा प्रत्याशी का और उनके बेटे का संबंध है।
ठीक है। और उन्होंने ये रचना इसलिए की कि ये तो 7 नवंबर को या 18-19 दिसंबर को नवंबर में ये घटना होनी थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही कि वो घटना नहीं हुई। अन्यथा उनका ये था कि ऐसी घटना करा दो तो मुसलमान और हिंदू बढ़ जाएगा और हम समाजवादी आसानी से जीत जाएगी और भारतीय जनता पार्टी आसानी से हार जाएगी। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।